जय हिंद फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो टू पोर्ट नेटवर्क टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए। पहले लेक्चर में हमने देखा कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है और कौन कौन से पैरामीटर्स निकालने होते हैं, जेड, वाई, एच और ए बी सी डी। दूसरे लेक्चर में हमने हाउ टू फाइंड आउट जेड पैरामीटर्स एंड ऑल अदर पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं ये हमने देखा। कई तरीके देखे निकालने के, जो आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, जिस पर आपकी कमांड हो, उससे आप जाकर के वहाँ पर एग्जाम में सॉल्व कर लीजिए। दूसरा लेक्चर हमारा था कि वाई पैरामीटर या एडमिटेंस पैरामीटर कैसे निकालते हैं, वो हमने बता दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ये है कि एच पैरामीटर कैसे निकालते हैं वो देखना है। केवल और केवल मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि चीज़ें आपको अभ्यास से, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फार्मूले तो सभी लोग पढ़े होंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, जो उसको अप्लाई किया होगा, जो उसकी प्रैक्टिस किया होगा, वही वहाँ पर सिकंदर होगा। सीधी सी बात ये है, ठीक है। और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैटिस नेटवर्क। अगर आता है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है, ठीक है। और इनके शॉर्टकट जरूर आप ध्यान में रखिएगा। चलिए वो हम बताते चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एच पैरामीटर्स। एच पैरामीटर्स का फुल फॉर्म है हाइब्रिड पैरामीटर्स। हाइब्रिड, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पर चलती है, एच पैरामीटर पर। बीजेटी और मॉसफेट ये सब में वहाँ पर एच पैरामीटर काम आता है। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि जो जेड था इसको बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर, और जो वाई था वो था शॉर्ट सर्किट पैरामीटर। इसी को बोल देते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर, और इसको बोल देते हैं एडमिटेंस पैरामीटर, वाई को। अब जो एच है इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओपन सर्किट भी है और प्लस शॉर्ट सर्किट भी है, इसी वजह से इसका नाम है हाइब्रिड। जेड में किसको किसके टर्म में लिखते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। जेड में V1 और V2 को किसके टर्म में लिखना है? I1 और I2 के टर्म में। वाई में जस्ट इसका उल्टा करते हैं, I1 I2 को किसके टर्म में लिखते हैं? V1 और V2 के टर्म में। जो H होता है, H में V1 और I1 को, V1 और I2 को I1 और V2 के टर्म में लिखते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जिसके टर्म में लिखना है ये दोनों पैरामीटर इंडिपेंडेंट होने चाहिए हर जगह। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो कभी भी उसका पैरामीटर नहीं निकलेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है तो उसका कभी भी जेड पैरामीटर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वहां पर I1 और I2 एक दूसरे पर डिपेंड कर जा रही हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो रही, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, ऑब्टेन एच पैरामीटर, और ये हमारा आंसर है। ये एक टी नेटवर्क है, यहां का रेजिस्टेंस क्या है? 0। अगर ये मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता, सॉल्व करने के कई तरीके हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे जेड पैरामीटर निकालने की ट्रिक पता है टी नेटवर्क की, अगर इंपीडेंस गिवन है तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो अगर मैं इसके जेड पैरामीटर लिखूं तो मैं जेड को क्या लिखूंगा? Z11 क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस 9। Z22 क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस 5। और Z12 और Z21 ये जो बीच वाला है 5। ये डायरेक्ट आपको जेड पैरामीटर मिलेगा। अब देखिए जेड पैरामीटर अगर मिल गया तो जेड को लिख दीजिए। जेड में किसको किसके टर्म में लिखते हैं? V1 V2 को I1 I2 के टर्म में लिखते हैं, यही तो करते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि V1 इज इक्वल टू 9I1 प्लस 5I2 तो कोई अतिसंयोक्ति वाली बात नहीं होगी।
ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनाऊं, V2 इज इक्वल टू 5I1 प्लस 5I2। अब अगर एक पैरामीटर मिल गया तो केवल और केवल इक्वेशन का अरेंजमेंट ही है, बाकी कुछ नहीं रह जाता। अब देखिए एच पैरामीटर में किसको किसके टर्म में लिखते हैं, V1 और I2 को किसके टर्म में लिखते हैं, I1 और V2 के टर्म में। अब V1 किसके टर्म में लिखा जाएगा, I1 और V2। V1 किसके टर्म में है, I1 और I2। तो I2 की वैल्यू यहां से निकालिए सेकंड इक्वेशन में और वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। I2 की वैल्यू अगर मैं सेकंड इक्वेशन से निकालूंगा तो I2 की वैल्यू क्या मिलेगी, V2/5 माइनस 5I1/5। तो I2 इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस I1 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2 V2। I2 को किसके टर्म में लिखना था, I1 और V2 के टर्म में, I1 और V2 के टर्म में। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया H21 और ये क्या मिल गया, H22। ये I1 I2 की वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू 9I1 प्लस 5I2। 5I2 की डायरेक्ट वैल्यू यहां से लिखिए, क्या मिलेगा, V2 माइनस 5I1। तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला, 4I1 प्लस V2। V1 को किसके टर्म में लिखना था, I1 और V2 के टर्म में। तो ये क्या मिल गया, H11 और ये क्या मिल गया, यहाँ का कोफिशियंट H12। तो H पैरामीटर क्या मिले, 4 1 माइनस 1.2। ये आपका आंसर है, निकाल कर देख लीजिए। ये देखिए, अगर मुझे ही क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया जाता तो मैं सब यही करता, और ये आपको समझाने में है टाइम लगा है। जितना आप अभ्यास करेंगे, मैक्सिमम 20 30 40 सेकंड, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि केवल इक्वेशन का अरेंजमेंट ही होता है और कुछ नहीं होता। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको जो बेटर हो वो कीजिए। दूसरा तरीका यही है, क्या कीजिए, 4 5 यहां पर V1 लगाइए, I1 इधर से फ्लो कराइए, I2 इधर से फ्लो कराइए, यहां पर V2 लगाइए और इस ब्रांच में कौन सी करंट गई, I1 प्लस I2। तो फिर केवीएल इक्वेशन लगाइए, V1 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 5I1 प्लस I2। तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला, 9I1 प्लस 5I2। जो हमने डायरेक्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखी थी जेड पैरामीटर की, उसमें से इक्वेशन फर्स्ट ऐसे मिलेगी। फिर दूसरा लूप लगाइए, V2 इज इक्वल टू 5I1 प्लस I2। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इक्वेशन का अरेंजमेंट कीजिए जो हमने किया, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इसी का डिटेल्ड, ये हमने डायरेक्ट जेड पैरामीटर शॉर्टकट में लिख दिया था क्योंकि टी नेटवर्क है। अब देखिए तीसरा तरीका, तीसरा तरीका भी देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपका कितनी जल्दी आएगा ये केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, बस और कुछ नहीं। चलिए, दूसरा तरीका क्या है, ओपन और शॉर्टकट। अगर मैं एच पैरामीटर मुझे निकालना है तो एच पैरामीटर में किसको किसके टर्म में लिखते हैं, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ठीक, अब एक बार क्या कीजिए, I1 को जीरो कर दीजिए। I1 को जीरो करने का क्या मतलब है कि इनपुट ओपन सर्किट कर दीजिए। अगर आपने इनपुट को ओपन किया तभी तो I1 जीरो होगी। I1 अगर जीरो है, ये ओपन है, तो आपका सर्किट कैसे बनेगा, देखिए अगर ये ओपन है तो आपका सर्किट कुछ ऐसा नजर आएगा, 4 ओम 5 ओम
यहाँ पर आपकी I2 फ्लो हो रही है, यह है V2। अब ध्यान से देखिएगा, ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट के क्रॉस करंट जीरो होती है, वोल्टेज जीरो नहीं होता कभी भी। और अगर लाइव एग्जाम्पल देखना हो तो जो आपके घरों में प्लग लगे होते हैं वो ओपन सर्किट का एग्जाम्पल है। जैसे ही आप उसमें उंगली डालेंगे शॉर्ट होगा, या कुछ चीज कनेक्ट करते हैं तो क्लोज लूप बनता है। अदरवाइज ओपन है, ओपन में उसके क्रॉस आप टेस्टर लगाएंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे, आपको 220 वोल्ट मिलेगा, टेस्टर की बत्ती जलती मिलेगी आपको। ठीक है, वो ओपन सर्किट का लाइव एग्जाम्पल है। तो ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट पर आपको वोल्टेज तो मिलेगा लेकिन करंट यहां पर जीरो है। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट है। अब अगर ओपन है तो यहां पर कोई करंट नहीं फ्लो होगी। क्यों? क्योंकि अगर I2 इधर चली तो यहां पर करंट नहीं फ्लो होगी, ओपन है ये। ठीक है, तो आपका क्या मिला? V2 इज इक्वल टू, ये ओपन हो गया तो I1 जीरो हो गया। अब आपको जो यहां पर वोल्टेज है वो इस पैरेलल ब्रांच के क्रॉस है और यही ब्रांच इसके पैरेलल में है। तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखें? 5I2 इज इक्वल टू V2। तो H12 क्या हो जाएगा? V1 बाई V2। V1 बाई V2 क्या मिला? V1 और V2 दोनों इक्वल हैं, ओम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का रेशियो तो ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, 1। तो H12 बना रहा। अब देखिए I1 जीरो है तो H22, यहाँ से H22 निकालिए। H22 क्या हो जाएगा? I2 बाई V2। I2 की वैल्यू I2 बाई V2 यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब 0.2। तो H22 देखिए 0.2 आ रहा। ये हमने क्या किया? इनपुट को ओपन सर्किट। अब क्या करेंगे? V2 को जीरो करेंगे। V2 को जीरो का मतलब क्या हुआ? आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। तभी तो हाइब्रिड का है ना, एक बार ओपन करेंगे एक बार शॉर्ट करेंगे, सीधी सी बात ये है। अब क्या कीजिए? आउटपुट को शॉर्ट सर्किट। आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करते ही V2 की वैल्यू जीरो हो गई। तो आपका सर्किट कैसा बनेगा? आपका सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, 4 ओम 5 ओम, ये आपने शॉर्ट कर दिया। ये है V1 और इधर से करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, जब आपने शॉर्ट कर दिया तो शॉर्ट के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस इसके लगे होने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहां पर करंट जाएगी जीरो। सारी करंट किधर चली जाएगी? इधर की तरफ। तो V1 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 4I1। तो I1 की वैल्यू क्या मिली? वो V1 बाई I1 क्या मिला? V1 बाई I1 4। और ये क्या है? H11 4 आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, I2 क्या थी? यहां इधर फ्लो होने वाली करंट थी ये वाली। अब अगर इस ब्रांच में कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I1। और I2 कहां जा रही है? अंदर की तरफ। तो I1 इज इक्वल टू माइनस I2 लिख दूं। माइनस I2 क्यों? क्योंकि I2 अंदर जा रही है और जबकि I1 क्या जा रही है? इसके बाहर की तरफ, इधर की तरफ, डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहां से H21 क्या निकलेगा? I2 बाई I1 -1, ये आपका -1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका मैंने आपको बताया, जो पसंद हो वो कर लीजिएगा। अगर मुझसे करने को कहा जाता तो मैं फर्स्ट मेथड अप्लाई करता। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। इसमें भी डायरेक्ट करेंगे सीधे। सबसे पहले जेड पैरामीटर निकाल लीजिए। टी नेटवर्क है, इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर 0। तो जेड पैरामीटर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 4 6 4 4। जेड पैरामीटर अरेंज कीजिए इक्वेशन को। V1 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 4I2। V2 इज इक्वल टू
4i1 प्लस 6i2। एच पैरामीटर में क्या करते हैं, v1 और i2 को i1 और v2 के टर्म में लिखते हैं। तो i2 की वैल्यू यहाँ से निकालिए सेकंड इक्वेशन से। तो i2 इज इक्वल टू v2/6 माइनस 4i1/6। तो i2 इज इक्वल टू क्या मिला, -2/3i1 प्लस 1/6 v2। ये क्या है, ये है H21, ये क्या है H22। देखिए यहाँ पर अब ये i2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जाकर के पुट कर दीजिए। तो v1 क्या मिला, 4i1 प्लस 4, i2 की वैल्यू -2/3i1 प्लस 1/6 v2। तो क्या मिला, 4 गुना 8, 4 चाहे 12 माइनस 8, 4/3i1 प्लस 2/3 v2। ये क्या मिल गया, H21 तो H11 और ये क्या मिल गया H12। ठीक है, तुरंत आपका सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत तो बताइएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर पर मत जाइएगा कि बहुत लेंथी है, और इस पर भी मत जाइएगा कि जो है कुछ अजीब सा दिख रहा है। अजीब सा नहीं, कुछ नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चीज़ें बहुत ही आसान है। ठीक है, कुछ नहीं पता है तो सबसे पहले क्या कीजिए, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड मत लगाइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ये सोर्स भी है। अगर केवल 3 रेजिस्टेंस होते हैं तब डायरेक्ट हम जेड पैरामीटर निकाल करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वही बेसिक मेथड, v1 अप्लाई कीजिए, i1 अंदर भेजिए, इधर v2 अप्लाई कीजिए और i2 अंदर भेजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई बीच में नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। इनको अगर नया फिगर बनाना हो तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर देखिए, i1 इधर गया, अल्फा i1 उधर चला गया, i2 इधर से आया। इस जंक्शन पर कौन सी करंट हो गई, अल्फा i1 प्लस i2। इधर वाली ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, अल्फा i1 प्लस i2। अब रही बात इस ब्रांच में करंट जाने की, तो इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, इस जंक्शन पर कितनी आ रही है और कितनी जा रही हैं। आ कौन सी रही है, i1, और कौन सी आ रही है, अल्फा i1 प्लस i2, और जा कौन सी रही है, अल्फा i1 निकल गई। तो इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, अल्फा i1 प्लस i2। आपके पास 4 ही वेरिएबल हैं, i1 i2 v1 v2। इसके अलावा कोई चौथा 5वां वेरिएबल तो दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब कि 2 इक्वेशन बनाइए फटाफट। एक लूप ये चला दीजिए, दूसरा लूप ये चला दीजिए। तो मैं v1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, RA प्लस i1 प्लस RB i1 प्लस i2। तो v1 इज इक्वल टू क्या मिला, RA प्लस RB i1 प्लस RB i2। इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। v2 इज इक्वल टू, सेकंड लूप चलाइए, v2 इज इक्वल टू RC अल्फा i1 प्लस i2 प्लस RB i1 प्लस i2। तो v2 इज इक्वल टू क्या मिला, RB प्लस अल्फा RC i1 प्लस RC प्लस RB i2। इक्वेशन 2। H पैरामीटर में ये v1 v2 को i1 i2 के टर्म में लिख दिए, मतलब हमारे पास Z पैरामीटर आ गया। अब खाली इक्वेशन के अरेंजमेंट का खेल है बस। H पैरामीटर में क्या करते हैं, v1 i2 को i1 और v2 के टर्म में लिखते हैं। ये आप साइड में लिख लीजिए। तो i2 को i1 और v2 के टर्म में लिखना है, तो i2 की वैल्यू यहाँ से निकालिए सेकंड इक्वेशन से। तो i2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस RB प्लस अल्फा RC
डिवाइडेड बाई आर बी प्लस आर सी, ठीक है, प्लस 1/RB प्लस आर सी। ये क्या मिल गया? ये मिल गया H21। ये क्या मिल गया? H2। ये I2 की वैल्यू वहां पर जाकर पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, V1 की वैल्यू आ जाएगी। V1 इज इक्वल टू RA प्लस RB RA प्लस RB I1 प्लस RB I2 की वैल्यू रखिए माइनस RB माइनस अल्फा RC डिवाइडेड बाई RB प्लस RC I1 प्लस RB अपान RB प्लस RC V2, ठीक है। ये तो क्या हो गया? V2 का कोफिशिएंट, ये हो गया H12, सॉरी H12। I1 का कोफिशिएंट कलेक्ट कर लीजिए, RA RB प्लस RB स्क्वायर प्लस RA RC प्लस RB RC माइनस RB स्क्वायर माइनस अल्फा RB RC डिवाइडेड बाई RB प्लस RC I1 प्लस ये तो पता चल ही गया H12 V2, ये तो H12 ही है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये जो I1 का कोफिशिएंट है ये आपका है H11, इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला? RA कॉमन लीजिए, RB प्लस RC प्लस यहाँ से RB RC कॉमन लीजिए डिवाइडेड बाई RB प्लस RC। ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये है H11, ठीक। आंसर मैच करा लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा, ठीक है, यही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या करें सबसे पहले तो क्या कीजिए, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले L और C को S डोमेन में ले जाकर के नया सर्किट बनाइए। तो अगर मैं S डोमेन में ले जाऊंगा तो ये 2F की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1/CS। C की वैल्यू है 2, तो मैं इसको हटा करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2S, और तो कुछ लिखना नहीं है। हाँ, अब क्या कीजिए, एक इस नोड पर और एक इस नोड पर नोडल एनालिसिस कर दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट मेथड है और कोई दूसरा तरीका है नहीं। दूसरा तरीका क्या है? करंट अलग अलग मानना। अगर मैं यहाँ पर I1 है जा रही है तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ I3, तो इधर क्या गई I1 माइनस I3, फिर इधर से क्या जा रही है I2, ठीक है। यहाँ पर कुछ चली गई, या एक बार करके दिखा देते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर I3 गई, तो इधर कौन सी गई? I1 माइनस I3। अब देखिए यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों को एक ही मान लीजिएगा। यहाँ पर आई I1 माइनस I3, इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी? इस ब्रांच में कितनी आ रही हैं? एक ही आ रही है I2 और दूसरी आ रही है I1 माइनस I3, और यहाँ से जा कौन सी रही है? -3 I1। तो यहाँ पर I2 माइनस I3 माइनस 2 I1, तो इस ब्रांच में ये वाली करंट है, ठीक है, जो कि इधर ऐसे जा रही है। अब हमारे पास 2 पोर्ट नेटवर्क में 4 पैरामीटर होते हैं, V1 V2 I1 I2। इसके अलावा जो भी है वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा कौन सी है? I3।
तो आपको 3 इक्वेशन बनानी है। पहली इक्वेशन यहाँ से चलिए, तो v1 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 1/2 i3 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनाइए v2 इज इक्वल टू 5 i2 माइनस i3 माइनस 2i1, ये दूसरी इक्वेशन बनी। और तीसरी इक्वेशन के लिए लूप चला दीजिए ये वाला, तो मैं क्या लिखूंगा 0 माइनस i2 माइनस i3 इंटू 1/2s माइनस 5 i2 माइनस i3 माइनस 2i1 माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। यहाँ से क्या कीजिएगा i3 की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ i1 एंड i2, और ये वाली वैल्यू जा करके वहाँ पर और वहाँ पर पुट कर दीजिए। आपको v1 v2 में इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उसको अरेंज करके h पैरामीटर निकल जाएगा। ये हुआ पहला तरीका। ठीक, दूसरा तरीका देख लेते हैं यहीं पर। दूसरा तरीका क्या करते हैं, चीज़ें आपको समझ में तभी आएंगी जब आपने अभ्यास किया होगा, KVL KCL अच्छे से पढ़ा होगा। अगर कुछ डाउट हो तो फिर भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है अगर मैं यहाँ पर इस नोड पर एनालिसिस करूँ, नोडल एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आने वाली करंट I1, यहाँ से इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, इस ब्रांच का वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस। वोल्टेज है इसका V1 और इसका रेजिस्टेंस है 1/2। इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, यहाँ का वोल्टेज है V1, ये V1, और यहाँ का वोल्टेज है V2, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 1/2s। तो I1 क्या मिल गया, V1 2 + 2s माइनस 2s V2, इक्वेशन फर्स्ट। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। सिमिलरली यहाँ पर नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दीजिए इस नोड पर। नोडल एनालिसिस की खास बात क्या होती है कि जिस नोड पर अप्लाई करते हैं उसको सबसे हाईएस्ट वोल्टेज पर मान लेते हैं, ये आपको पता होगा। तो वहाँ से सारी करंट आउटगोइंग दिखाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि I1 करंट आ रही थी, जैसे यहाँ पर क्या है I2 करंट आ रही है, तो I2 करंट को आउटगोइंग तो नहीं दिखा सकते। तो इस पर अगर नोडल एनालिसिस अप्लाई करूँगा मैं, तो I2 अंदर आ रही है, बाहर कौन कौन सी करंट जा रही होगी, एक इधर से जा रही होगी, ये जा ही रही है, और एक इधर से। तो I2 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, पहले तो उस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, V2 माइनस V1। यहाँ पर V2 माइनस V1 होगा, क्यों, क्योंकि जब हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये हाईएस्ट वोल्टेज पर मानेंगे, डिवाइडेड बाई उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 1/2s। यहाँ से एक करंट और जा रही है 3i1, और इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस V2/5, इक्वेशन 2। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि तुरंत दो इक्वेशन से आपकी दो वैल्यू मिल गई। उसमें क्या था, I3 आ रहा था, एक तीसरी इक्वेशन बन रही थी, इसमें तीसरी इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब दो इक्वेशन बन गई, V1 V2 ही हैं, तो उनको अरेंज करने का खेल है बस, H पैरामीटर और कुछ नहीं है। H पैरामीटर, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, जो भी आपको निकालना हो, केवल दो इक्वेशन निकालिए, 4 वेरिएबल हैं V1 V2 I1 I2, उसके बाद आप खाली अरेंज कीजिए बस इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, सेकेंड वाली में क्या लिखूँगा, I2 इज इक्वल टू 2s V2 माइनस V1 प्लस 3i1 प्लस V2/5। ठीक, H पैरामीटर में करते क्या हैं, V1 I2 को I1 और V2 के टर्म में लिखते हैं। तो I2 को किस में लिखते हैं, I1 और V2, I1 और V2।
I1 और V2। एक्स्ट्रा कौन सा है यहाँ पर? V1। तो V1 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं पहले इक्वेशन से। तो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी? I1 डिवाइडेड बाई 2s प्लस 1 प्लस 2s डिवाइडेड बाई 2s प्लस 1 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो आपको मिल गया V1 I1 और V2 के टर्म में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो H11 है वो है 1/2s प्लस 1 और जो H12 है वो मिल गया s/s प्लस। दो आंसर तो आ गए आपके, देखिए यही है ना, 1/2s प्लस 1 s/s प्लस 1। इसका मतलब ये सही है, दो आंसर तो आ गए। अब ये V1 की वैल्यू जा करके सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, ये I2 वाले यहाँ पर। तो I2 इक्वल टू क्या मिला? 2s प्लस 1/5 V2 प्लस 3I1 माइनस 2s V1 की वैल्यू अब केवल और केवल अरेंज कीजिए बस। तो 10s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 V2 प्लस 3 माइनस, इसको अंदर ले जाइए, 2 से 2 कैंसिल, तो s/s प्लस 1 I1, इसको अंदर ले जाएंगे, तो 2s स्क्वायर अपान s प्लस 1 V2। ये V2 के साथ लाइए, तो I2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 3s प्लस 3, तो 2s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s प्लस 1 I1 और V2 वाला टर्म लिखिए, तो 10s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2s स्क्वायर s प्लस 1 V2। ये तो क्या हो गया? ये हो गया H21 और ये क्या हो गया? H22। H22 को और सॉल्व कर लीजिए। H21 तो आ रहा होगा आंसर, देखिए 2s प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 1, ये देखिए 2s प्लस 3 डिवाइड बाई s प्लस 1। अब H22 देखते हैं ये आता है कि नहीं, 11s प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए जरा, देखिए केवल इसको मैं कर रहा हूँ। तो 10s स्क्वायर प्लस s प्लस 10s प्लस 1 माइनस 10s स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5s प्लस 1, 10s स्क्वायर, ये कितना हो गया? 11s प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5s प्लस 1। ये आपका H22, देखिए यही आपका आंसर आया होगा। फाइव नहीं आ रहा है, 5 क्यों नहीं आ रहा है? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ तो नहीं है, 5 आएगा। 5 यहाँ पर कर लीजिएगा, 5 ठीक है। 1 मिनट में जरा एक बार देख लूँ कि आंसर सही है कि नहीं। हाँ जी 5 है आंसर, इसको सही कर लीजिए। फाइव है यहाँ पर, ये आपका आंसर ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारा एक टॉपिक और देख लीजिए, यहीं लगे हाथ, लैटिस नेटवर्क।
लैटिस नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर एक पैरामीटर का हमें शॉर्टकट पता चल जाए तो बाकी पैरामीटर केवल इक्वेशन का अरेंजमेंट है। बस ये आपको साफ साफ बता चुके हैं और आप भी अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अगर एक पैरामीटर में आप पहुंच गए तो बाकी किसी भी पैरामीटर को आप निकाल सकते हैं केवल और केवल इक्वेशन को अरेंज करके। लेकिन बशर्ते ये आपको पता होना चाहिए कि किस पैरामीटर में कौन से पैरामीटर को किस पैरामीटर के टर्म में लिखना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जेड में V1 V2 को I1 I2 के टर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए लैटिस नेटवर्क कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक इम्पीडेंस से बात करना ज़्यादा आसान होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा Z1। एक इम्पीडेंस ऐसे लगी है, एक इम्पीडेंस ऐसे लगी। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ऐड नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब कुछ इस तरीके से है। दोनों एक दूसरी ब्रांच को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं लैटिस नेटवर्क। और अगर मतलब कुछ इस तरीके से उलझा हुआ है, क्रॉस, और अगर ये ब्रांच और ये ब्रांच मतलब पैरेलल ब्रांच और ये जो वो तिर्यक ब्रांच है, तिरछी ब्रांच है, ये सेम है, इम्पीडेंस की सेम है, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। सिमेट्रिकल। अगर ये इक्वेशन मतलब इम्पीडेंस अलग अलग है, जैसे इसका है 2 ओम, इसका 4, इसका 3, इसका कुछ और, तो फिर इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क, असिमेट्रिकल लैटिस नेटवर्क। ठीक है, तो लैटिस नेटवर्क अभी हम सिमेट्रिकल का ध्यान देते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल का जैसे ही आपने निकाला बाकी का आप निकाल लेंगे। ठीक है, तरीका जान लीजिए कैसे निकालते हैं और इसकी शॉर्टकट क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी ऐसा नेटवर्क आ जाए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसा मानना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी है। मैंने क्लॉकवाइज मान लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा ये है। अच्छा, यहाँ पर भी वैसे ही है, 2 पोर्ट नेटवर्क अगर चालू कर रहे हैं तो वही तरीका है। V1 को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, I1 को यहाँ से अंदर भेज देना है, I2 को यहाँ से अंदर भेज देना है, और यहाँ पर V2 को अप्लाई कर देना है। ठीक, लेकिन जो हमने ABCD लिखा, इसको लिखने का पर्पज ये है कि आप इसको किसी दूसरे तरीके में सिंपल सर्किट में कैसे बदलेंगे। जो भी आपके डायगोनल मतलब जिनका आपस में कनेक्शन नहीं है, जैसे A और D का आपस में कनेक्शन नहीं है, इनको आप हमेशा डायगोनल में लिखेंगे, आमने सामने। B और C का कनेक्शन नहीं है आपस में, तो B और C को इधर लिखिए। तो ये है B, ये है C, ये है A, ये है D। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आप कभी भी इसको सिंपल सर्किट में बदल नहीं पाएंगे, और जैसे ही सिंपल सर्किट में आपने नहीं बदला वैसे ही आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। A से B के बीच में कौन कनेक्टेड है, Z1, यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए Z1। B से D के बीच में, ये B है ये D है, कौन कनेक्टेड है, Z2। C से D के बीच में, C से D के बीच में कौन कनेक्टेड है, Z1। और A और C के बीच में कौन कनेक्टेड है, कुछ ऐसा व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ये ब्रेक हो जाएगा सर्किट। V1 अप्लाई है कहाँ से, A और D के बीच में, और B और C के बीच में अप्लाई है V2। यहाँ से करंट जा रही है I2 और यहाँ से करंट जा रही है। मैं एक जेड पैरामीटर निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि जैसे ही आपने एक पैरामीटर निकाला तो बाकी आप अपने आप निकाल लेंगे। जेड पैरामीटर का कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जेड पैरामीटर में करते क्या हैं, V1 और V2 को किसके टर्म में लिखना है, I1 I2 के टर्म में। इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। तो लेट आउटपुट को हमने ओपन कर दिया। आउटपुट ओपन का मतलब क्या है, I2 को हमने 0 कर दिया।
ये 0 है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर कोई करंट ना आ रही है ना जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से चलने वाली करंट इधर बटेगी और इधर बटेगी। I1 दो पार्ट में बट गई। अब यहाँ वाली करंट देखिए, यहाँ वाली करंट सीधे इधर जाएगी, क्यों? क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है। तो यहाँ वाली करंट मतलब V1 को मैं क्या लिखूंगा, ये इम्पीडेंस किसमें है? सीरीज में। और ये इम्पीडेंस किसमें है? सीरीज में। इसका सर्किट कैसा बनेगा? इसका सर्किट ऐसा बनेगा, Z1 प्लस Z2 ये हो गया, और इधर हो गया Z1 प्लस Z2, और ये लगा है V1, और इधर से गई I1। तो अगर मैं V1 बाई I1 निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा? ये दो पैरेलल ब्रांच है, पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होता है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर दोनों इक्वल हैं तो R/2 हो जाएगा। तो V1 बाई I1 क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 बाई, यही होगा ना? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत तो बताइए। ठीक है, तो V1 बाई I1 से क्या मिलेगा? ये क्या है? Z11, यही तो है। अब रही बात V2 बाई I1 निकालने की, मतलब V2 क्या है? यहाँ का वोल्टेज, इसके और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V2। ये ओपन है, मतलब करंट यहाँ पर 0 है, लेकिन वोल्टेज तो रहेगा। अब देखिए V2 क्या हो जाएगा? VB माइनस VC, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब VB की वैल्यू जरा देखिए, VB की वैल्यू कैसे निकलेगी? VB की वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ का वोल्टेज कैसे निकलेगा? यहाँ का वोल्टेज माइनस ये ड्रॉप, तो VB की वैल्यू क्या निकलेगी? हाँ, V1 माइनस Z1। यहाँ पर कौन सी करंट जा रही थी? I1 दो पार्ट में बढ़ गई थी, इधर और इधर, दोनों की इम्पीडेंस इक्वल थी, आपको बता चुके थे। तो यहाँ पर I1/2 चली जाएगी, और VC की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का जो ड्रॉप, V1 माइनस I1/2 Z2। तो V2 क्या मिला? Z2 माइनस Z1/2 I1। तो V2 बाई I1 क्या मिलता है? Z2 माइनस Z1 बाई, मिलेगा ना? अब सिमिलरली आप ये वाला पोर्ट कीजिए, इनपुट को आप ओपन कीजिए, मतलब यहाँ पर करंट 0 कीजिए और इधर से दीजिए। इक्वेशन सेम ही मिलेगी, क्यों? क्योंकि इम्पीडेंस सेम आ जाएगा। उस तरफ में क्या हो जाएगा? ये और ये ब्रांच सीरीज में आ जाएंगी, और ये ब्रांच सीरीज में। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब भी लैटिस नेटवर्क कुछ ऐसा नजर आए, Z1 इधर, Z1 इधर है Z2, क्रॉस ब्रांच ऐसे नजर आए, तो इसका Z पैरामीटर डायरेक्ट होता है, जो डायगोनल वाला होगा, प्रिंसिपल डायगोनल वाला, वो Z1 प्लस Z2/2, ये होगा Z1 प्लस Z2/। कंफ्यूजन यहाँ नहीं होगा आपको, कंफ्यूजन यहाँ होगा इसके बारे में। अभी Z12 क्या निकला था? ये देखिए, ये क्या निकला था? Z2 माइनस Z1/2। तो Z2 माइनस Z1/2 ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा Z2 माइनस Z1/2। अब यहाँ पर आपको ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि
Z2/Z1 में से Z1 कौन सा है, Z2 कौन सा है? Z2 वो है जो क्रॉस आर्म है, वहाँ पर Z2 माइनस Z1 होगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको बहुत तगड़ा होगा, ये आपको शॉर्टकट याद रखना है, ठीक वैसे ही जैसे पापा का नाम याद रखते हैं, जैसे टी नेटवर्क का Z पैरामीटर याद रखते हैं, जैसे पाई नेटवर्क का Y पैरामीटर याद रखते हैं, ठीक वैसे ही लैटिस नेटवर्क का इम्पीडेंस का आपको Z पैरामीटर याद रखना है। Z1 Z2 में कन्फ्यूजन ना हो, प्रिंसिपल डायगोनल में तो Z1 प्लस Z2/2 हो जाएगा, लेकिन जो अपोजिट वाला डायगोनल होगा उसमें Z2 माइनस Z1 होगा। Z2 कौन सा है, क्रॉस आर्म वाला इम्पीडेंस। इम्पीडेंस हो तभी ये लगाना है, अगर एडमिटेंस हो तो पहले इम्पीडेंस में बदल देते हैं इन्वर्स करके, उसके बाद लगा दें। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, तो ये बताना था। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और वो नया टॉपिक होगा ABCD पैरामीटर या T पैरामीटर। तब तक के लिए आपसे केवल एक ही गुजारिश है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। जितना अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना अभी आप टाइम दे लेंगे, उतना आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।